नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। गृह युद्ध वाली स्थिति है और वहां पर पुलिस और पब्लिक के बीच भयंकर झड़पें हो रही हैं। फौज भी आ गई है वहां पर और ताजा खबरों में कई लोगों के मारे जाने की खबर आई है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौजियों ने, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कई लोगों की जान ले ली है, जिसमें 2 बच्चे बेचारे शामिल हैं, 2 मासूम लोग शामिल हैं। तो इस पर सैयद मुजम्मिल शाह ने वीडियो बनाया है। टाइटल है वाई कश्मीर इज अनकंट्रोलेबल, प्रोटेस्ट इन पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। चलिए, कम से कम इन्होंने आजाद कश्मीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का इस्तेमाल किया। चलिए देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि फुटेजेस सामने आ रही हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाकों से, जहां पर एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन हो रही है। आवाम और पुलिस आमने सामने आ गई है, शेलिंग की जा रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं। दफ़ा 144 लग चुकी है कश्मीर की 10 की 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर। कोई पॉलिटिकल असम्बली अलाउ नहीं की जा रही, लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, लोग भी पुलिस वालों पर तशद्दुद कर रहे हैं कुछ जगहों पर। ये सारी सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुँची, बहुत से लोग इस पर सवाल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर का इलाका है उसके ऊपर कोई मेन स्ट्रीम रिपोर्टिंग या ऑब्जेक्टिव किस्म का एनालिसिस देखने को मिलता नहीं है, इसीलिए लोगों को मालूम नहीं है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये जब हमने जानने की कोशिश की तो आइडिया ये हुआ कि पिछले साल तकरीबन ये बात है 8 मई 2023 की, जब रावलाकोट और पूंछ सेक्टर से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ हुआ, एक्शन कमेटियाँ बनना शुरू हुईं। और वो क्यों बनना शुरू हुई, वो इसी वजह से कि 2024 में पूरा पाकिस्तान जो गंदम को रो रहा है, जहाँ पर इस साल यानी कि इस मॉडर्न एज में जब दुनिया भर की फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस, उनके कंसर्न्स आप देख लें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिबेट कर रही हैं, वो बैठ के जो जेंडर पैरिटी है उसकी बात कर रही हैं। हम यहाँ पर अब भी रोटी और भूख को रो रहे हैं। इसी तरह ये सूरत हाल जिस तरह गिलगित में हमने रिपोर्ट किया, उस तरह पंजाब के अंदर जो वीट का क्राइसिस है, यही क्राइसिस आपको कश्मीर जो कि पाकिस्तान की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आता है उसमें दिखाई देता है। तो होता इस तरह से है कि मई 2023 की बात है जब ये एहतजाजी तहरीक शुरू होती है, और वो इसीलिए शुरू होती है कि सबसे पहली चीज़ जो कि अफेक्ट कर रही है लोकल वैली को, वो नीलम झेलम का मंसूबा है, जिसमें इससे पहले 2 दरिया इस वैली से बहा करते थे, लेकिन वो 2 की बजाय अब 1 हो गया, क्योंकि 30 किलोमीटर का जो सेक्शन शहरों से गुजरता था वो नीलम झेलम के बनने के बाद ख़त्म हो गया, उसका रास्ता रोक दिया गया। लोकल से पूछे बगैर ये फ़ैसला हुआ, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि आप ये कैसे कर सकते हैं विदाउट आस्किंग अस, हमारा इसमें असेंट शामिल नहीं है। दूसरा जो मसला रहा वो ये था कि गंदम की जो सब्सिडी थी उसके ऊपर ये इनका मुतालबा था कि यहाँ पर जो गंदम की परमानेंट सब्सिडी है वो इंश्योर नहीं की जा रही। इवन गिलगित की सूरत हाल हमसे बेहतर है, और गिलगित में भी हर साल एहतजाज होता है, इस साल भी हुआ, आपको मालूम है। लेकिन AJK के जो लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि गिलगित से भी हमारा बुरा हाल है, हमें तकरीबन उतना स्टेटस ही दे दें जितना उनको मिल गया। गंदम के लिहाज से बात कर रहा हूँ, सब्सिडी की बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह बनी इन तमाम एहतजाजी तहरीकों के आगाज़ होने की, वो बिजली का मंसूबा है और बिजली की कीमतें हैं। ये वो ख़ित्ता है जहाँ से पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक अंदाज़े के मुताबिक 3500 मेगावाट बिजली पैदा करती है, 3500 मेगावाट्स। और इसमें मुख्तलिफ़ मंसूबे शामिल हैं, क्योंकि आपको पता है कि नीलम झेलम का मंसूबा भी यहाँ पर लगा है। तो इसके बाद 3500 मेगावाट जो यहाँ पर पैदा होती है, इसमें से जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की, उसकी जो सिर्फ डिमांड है वो 350 मेगावाट है। यानी कि ये ख़ित्ता पैदा करता है 3500 मेगावाट और इसको चाहिए सिर्फ 350 मेगावाट, लेकिन नहीं दी जाती। साथ साथ ये कि पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि इसी बुनियाद पे कि बिजली इतनी वहाँ पर महंगी कर दी गई है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर में बिल जलाने की तहरीक शुरू हुई, जिसमें यूटिलिटी बिल्स को जलाया गया लोगों की तरफ से। लोगों ने बॉयकॉट किया कि हम ये बिल नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि ये इसी खित्ते की पैदा करदा बिजली है, हमें उसी रेट पे मिलनी चाहिए। जब ये नहीं दी गई तो लोगों ने बिल देने का बॉयकॉट करने की तहरीक शुरू कर दी, जो कि अब तक जारी है। और इस बॉयकॉट के बाद बहुत सी जगहों के ऊपर हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ने टेररिज्म की FIRs कर दी, घरों पे छापे मारे और गिरफ्तारियां अमल में लाए। इसके बाद से ये एहतजाजी तहरीक मज़ीद संगीनी इख्तियार कर गई, इंटेंसिफाई हो गई। मुझे याद है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, जब वो फ्री थे, जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था, तो ये लोग गए थे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर
और वहां पर लोगों से जब इन्होंने बात की तो वहां से पता चला था कि भाई 7 से 8 रुपए पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है वहां पर बिजली की, 7 से 8 रुपए। और उस वक्त, मतलब ये मुझे लगता है कि 1.5 साल 2 साल पुरानी बात है, 1.5 साल 2 साल हो गए होंगे इस बात को। उस वक्त इनको 30 से 40 रुपए पर यूनिट बिजली बेची जाती थी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को। आप सोचिए कि 7 से 8 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती है, चलिए बाकी भी मिला लीजिए 10 रुपए कर दीजिए, उसको 4 गुना ज्यादा कीमत पर बेचा जाता था उन्हीं के लोगों को जिनका पानी आप यूज कर रहे हैं, जिनके संसाधन आप यूज कर रहे हैं, मतलब सब कुछ वहां पर यूज कर रहे हैं और उन्हीं को वापस आप बेच रहे हैं 4 गुना ज्यादा कीमत पर। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो कितनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी। और जब आप इसका कंपेयर करते हैं भारत वाले जम्मू कश्मीर से, तो वहां पर पता कर लीजिए, वहां पर सब्सिडी है बिजली में और 4 रुपए 5 रुपए पर यूनिट बिजली है और 24 घंटे है। वहां पर तो लोड शेडिंग भी है। आप सोचिए 350 मेगावाट की जरूरत है और वो भी वो नहीं दे रहे हैं, जबकि 3500 मेगावाट पैदा करते हैं वो। 3500 मेगावाट बिजली पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पैदा होती है और उनकी डिमांड है सिर्फ 350 और वो नहीं दे रहे हैं, मतलब 10% हुआ। जबकि हम अगर बिजली पैदा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में तो हम उनको वापस कर रहे हैं सस्ते रेट पे, 5 रुपए मुझे लगता है सब्सिडी मिल रही है वहां पर, और 24 घंटे कोई लोड शेडिंग नहीं, 24 घंटे बिजली है। उन गांवों में हमने बिजली पहुंचाई जहां पर पिछले 70-75 सालों में बिजली नहीं पहुंची थी और लोग बड़े खुश हैं वहां पर। लेकिन देखिए कि बस चंद किलोमीटर दूर जो जिस पर पाकिस्तानी फौज का कब्जा है, उस कश्मीर में क्या हालत है। अब इस पे मुकदमा ये है लोगों का कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को 2 रुपये फ़ी यूनिट के लिहाज से वापडा से बिजली मिलती है, लेकिन वो आगे देते हैं 18 से 58 रुपये फ़ी यूनिट के लिहाज से लोगों को। ये कैसे हो सकता है? पहली बात तो वो ये करते हैं कि अगर ये लोकल रिसोर्सेज से बनाई गई बिजली है तो फिर यहाँ के लोगों के लिए इतनी मुश्किल क्यों है इस बिजली की कंजम्पशन? अगर ये इंडिजिनस रिसोर्स है तो इसकी हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती? वही रोना जो कि किसी हद तक गिलगित के लोगों का है, किसी हद तक बलूचिस्तान के लोगों का है और सिंध के कुछ इलाकों के लोगों का है, वही रोना आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि रिसोर्स हमारा है लेकिन लगता कहीं और है। साथ साथ ये कि अब जो सूरत हाल इसके बाद इंटेंसिफाई हुई इस साल, उसमें हमने ये देखा कि 10 मई की तारीख दी गई थी एहतजाज करने की, लेकिन 10 मई से पहले ही गिरफ़्तारियाँ शुरू हुई। उसके बाद एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो गया और इस वक्त की जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक ये बताया जाता है कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो मीरपुर और कोटली से इसका आगाज़ हुआ है, मुजफ्फराबाद की तरफ ये बढ़ रही है। साथ साथ ये कि इस दौरान जो झड़पें हुई हैं पुलिस और लोगों के दरमियान, उसमें एक पुलिस वाले की जान भी अनफॉर्चुनेटली चली गई है। बहुत से लोग ज़ख्मी हैं, जो कॉमनर्स हैं वो भी ज़ख्मी हैं, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हैं और कसूर मैं आपको बताऊँ दोनों का ही नहीं है। उसकी वजह है कि पुलिस वालों को भी ऑर्डर जो है वो हुकूमत की तरफ से आता है, लोग जो हैं वो अपने मुतालबात को तस्लीम करवाने के लिए बाहर निकले हुए हैं। अब ये वायलेंस की शक्ल जो इख्तियार होती जा रही है ये बहुत संगीन मसला है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस खित्ते के ऊपर रहती हैं और जिस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है वो आप देख सकते हैं। साथ साथ ये कि लोग ये कहते हैं कि 228 अरब रुपए का अगर बजट यहाँ पर दिया जाता है तो उसमें से तकरीबन 200 अरब रुपए तो तनख्वाहों में गुजर जाते हैं, यानी कि 228 बिलियन में से 200 बिलियन तो आप सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें दे के साइड पे कर देते हैं और बाकी जो हम देखते हैं कि इस खित्ते की जो मुकम्मल आबादी है उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इतनी कम है, यानी कि 40 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ 28 अरब रुपए हम स्पेंड कर रहे हैं, बाकी सब सैलरीज़ में जा रहा है। और उसमें भी ओवर हायरिंग हुई है क्योंकि लोग जो एक्शन कमेटी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सियासी भर्तियों के लिहाज से यहाँ पर एक अंबार लगाया हुआ है सरकारी मुलाजमीन का। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर काबीना की बात करें, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है इसकी काबीना है, तो 40 लोगों की कैबिनेट बना रखी है, 40 मेंबर कैबिनेट। इतनी आप अगर कंपेयर करें ना किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री से तो वहाँ पर नहीं है जितनी इस 10 डिस्ट्रिक्ट की एक यूनियन के ऊपर 40 लोगों की काबीना मुसल्लत की हुई है। उनका काम क्या है ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि आपको ख़ुद पता है कि ये जो असम्बली वहाँ पर हमने बना रखी है जिसके 41 मेंबर्स हैं, उनकी उतनी हैसियत है जितनी पंजाब में एक डीसी की होती है मिला के। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर कितना को इख्तियार दिया जाता है ये आप लोगों को क्लियर है। जिस तरह का 2023 में मज़ाका खेज़ इलेक्शन हुआ था, अभी आप देखिए चौधरी अनवारुल हक साहब की जो हुकूमत है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वो हैं, वो पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा हैं। 12 मेंबर का फॉरवर्ड ब्लॉक बना था और ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी अलायंस पीटीआई की किसके साथ है? पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ।
यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक, इन्होंने मिल के हुकूमत साजी कर ली 3 पार्टियों ने। अब इसमें कोई इनसे सवाल करे कि भाई आपके सबके नज़रियात सेम हैं, विफाक के अंदर तो आप एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं, मारने के लिए तैयार हैं एक दूसरे को, लेकिन कश्मीर में जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पर आप तीनों मिल के बैठ गए हैं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तीनों को मिलके कश्मीर को लूटना जो है, अगर तीनों मिलके लूट रहे हैं, आपसी मिली भगत है, अरबों रुपए खजाने में जा रहे हैं, उनकी जेबों में जा रहे हैं, बेचारे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों को क्या मिल रहा है? 4-5 किलोमीटर दूर बॉर्डर के उस पार, मतलब हमारे साइड में 30 रुपए किलो आटा है, उनको कैसे मिल रहा है? 5 रुपए यूनिट बिजली है, इनको क्या मिल रहा है? गैस मिल रही है, इनको क्या मिल रहा है? शानदार रोडें मिल रही हैं, इनको क्या मिल रहा है? मसरो मैं खलता ना सा आजाद कश्मीर ओ सामने जी तुसे की रोड नजरी आनी ना यह दिया मकबूजा कश्मीर नहीं यह इंडिया कोल दी हुन तुसे देखा कि इंडिया ने जी रोड दी ना उसने तुम हालत देखो कि माशाल्लाह इतनी सोहनी रोड के रेल चला इस रोडा पर हवाई जहाज तो मामूली चीज थी ना जी देखो इन्ने की हवाई जहाज आने है नहीं ना ये हवाई जहाज दे तो ये तो शूगों बढ़ने जुलने ए देखो जी जड़ी थी ना कश्मीर नहीं रोड आजाद कश्मीर नहीं रोड उसने हालत कुछ इस तरह नहीं थी कि इतने ए पोजिशन दी है रोड के दी टाके पहुंची तो समझो गड्डियां चलियां गड्डियां के हाथ में ना यकीन करा को है ये इधर भी चढ़न लेकिन कहता कि थोड़ी मजबूर थी उन्हें हाथ नहीं टायर लगे ना इसला अन्य रोड ना चढ़ी है। बीसीयू यूनिवर्सिटीज यहां पर है, उनके पास कितनी यूनिवर्सिटी है? दर्जनों कॉलेजेस हैं यहां पे, वहां पर कितने हैं? यहां पर दर्जनों मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहां पर कितने हैं? स्कूल्स की तो बात ही नहीं करता मैं। वर्ल्ड लेवल के स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज इतनी है हमारे यहाँ, इधर क्या है? इस टाइम मैं एलओसी बॉर्डर पे मौजूद हूँ। अगर हम उस तरफ देखें तो उस तरफ वो आपको डेवलपमेंट नजर आ रही होगी, वह सामने आपको फ्लैग इंडिया का नजर आ रहा है, ये सामने उनका जो स्कूल भी बना हुआ है, ये सामने 4G टावर भी लगा हुआ है, मदरसा भी बना है, उनके कॉलेज उनका सामने कॉलेज ही आपको सारा स्टेडियम सिलाई वुमेन्स के लिए सिलाई स्कूल भी बना हुआ है। और मुझे इधर अगर हमारी बात करें तो मुझे सिर्फ एक ये छोटा सा झोंपड़ी नुमा हमारा स्कूल बना नजर आया। ये है जी हमारे जो पाकिस्तान के अंदर है बच्चों का मुस्तकबिल है। मैं टीचर्स तो अगर वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे कॉलेज वगैरह या स्कूल या हॉस्पिटल मौजूद है जी। यहाँ पे सर्विस का टावर है, कॉलेज है, आर्मी स्कूल है, सिलाई सेंटर है वुमेन्स के लिए जी, मदरसा भी है यहाँ, वहाँ पे सब कुछ मौजूद है, सिर्फ यहाँ ही नहीं है। तो ये तो लोग देखेंगे ना, लोग इस पे सोचेंगे ना, लोगों को अपने बच्चों के बारे में सोचना है ना कि उनके बच्चों को क्या मिलेगा, कि वो भी हमारी तरह खून चुसवाते रहेंगे अपना। जब मैं ये बातें कहता हूं, 3 साल से कर रहा हूं, तो पाकिस्तानी भरोसा नहीं करते थे मेरे ऊपर। चलिए कोई बात नहीं। तो ये जिस तरह का इलेक्शन होता है, जिस तरह का वज़ीर आज़म आता है, जिस तरह का प्रेसिडेंट आता है, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हुकूमत का जो एक जुमा बाज़ार लगाया गया पार्टियों का, ये क्या ही वहाँ पर कर सकेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब इनसे सवाल होता है कि ये बिजली का मसला और गंदम का मसला आप हल क्यों नहीं करते, तो कहते हैं कि वो इख्तियार वफाक के पास है। भाई आपकी सुप्रीम कोर्ट अपनी है, आपकी असम्बली अपनी है, आपका सदर अपना है, आपका वज़ीर आज़म अपना है, लेकिन आप गंदम और बिजली का फ़ैसला भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी आप वफाक की तरफ देख रहे हैं। तो फिर आप बता दीजिए कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। आप ये मिनिस्ट्रियाँ, ये प्रोटोकॉल इन्जॉय किस बात के लिए कर रहे हैं, ये समझ से बालातर है। साथ साथ ये कि हमें जो जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसके 30 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हर डिस्ट्रिक्ट से चूज़ किए गए हैं, वो ये भी कहते हैं कि 2 कैटेगरीज़ में बिलिंग हो रही है। यहाँ पे एक 200 यूनिट से कम वालों को प्रोटेक्टेड कहते हैं और उससे ऊपर को अनप्रोटेक्टेड कहते हैं। 200 यूनिट से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको दुगना बिल भेजा गया है बग़ैर किसी अकाउंटेबिलिटी के। मैं कश्मीर से होके आया हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ कितनी को इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, वहाँ कौन सी इंडस्ट्रियाँ, कौन सी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कुछ भी नहीं है। मोस्टली वहाँ पर जो लोग रिलाई करते हैं वो एग्रीकल्चर पे करते हैं। मोस्टली लोगों को जो पैसा वहाँ पर आता है वो एक्सपर्ट्स की तरफ से भेजा गया रेमिटेंस है। इसके अलावा तो वहाँ पर कोई रोज़गार अगर इतना फ़राहम हुआ होता तो ये सब हो रहा होता कि लोग आटे और गंदम के लिए अपनी जानें देने के लिए सड़कों पे आए हुए हैं। नहीं, ये इस नहज पे लोग इसी वजह से पहुँचते हैं कि बुनियादी तरीन हुकूक जो रियासत को देने चाहिए वो मिलते नहीं हैं। साथ साथ ये कि अगर इस दौर के अंदर 2024 में आपको रोटी के लिए लड़ते हुए सड़कों पे अपने बच्चों को मरवाना है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रायोरिटीज़ क्या होंगी अशराफिया की। तो इसमें अब ये सवाल किया जाता है कि आपको क्यों इन चीज़ों पे सब्सिडी नहीं मिलती, तो पीएम साहब जो AJK के हैं वो ये कहते हैं कि आपको ये सब्सिडी हम दे देंगे लेकिन फिर तरक्याती बजट आप ख़त्म कर दें अपना। यानी कि अगर
गंदम मिलेगी तो फिर सड़क नहीं मिलेगी, अगर सड़क मिलेगी तो गंदम नहीं मिलेगी। इसमें से अब आप एक चूज़ कर लीजिए, ये वो ऑप्शन है जो हम आपको दे रहे हैं। तो इस सारी वेव के अंदर डोडियाल में और मीरपुर में जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई और अब अनकंट्रोलेबल हालात हो चुके हैं। शायद जिस वक्त तक ये वीडियो आप तक पहुँचे तब तक कुछ मुतालबात के तस्लीम होने की बात मान ली गई हो जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी, लेकिन ये आप याद रखिए कि ऐसी डिमांड्स एक्सेप्ट करने के बाद भी इन पर अमल नहीं होता, क्योंकि 2024 में 4 फरवरी को हुकूमत ने तमाम डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उस पर ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन थी, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। इसके साथ साथ ये कि हमें मालूम है कि ये वो ख़ित्ता है जहाँ पर 74% लिटरेसी रेट है, जो बाकी पाकिस्तान से ज़्यादा है। हमें मालूम है कि ये वो ख़ित्ता है जहाँ पर लैंड ओनिंग लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है। उसके बावजूद उनका ये हाल क्यों हो गया? उनकी तालीम भी उनके काम नहीं आ रही, क्यों ये सब हो गया? इसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लीजिए। तो अगर मैं 10 डिमांड्स जो उनकी प्रेजेंट की जाती हैं, ग़ालिबन 9 डिमांड्स हैं, ये आप तक रखूं तो आप बताइए कि इसमें से कौन सी एक ऐसी डिमांड है जो कि इतनी अनजस्ट है, जो कि पूरी की ही नहीं जा सकती। तो पहली डिमांड जो की जाती है वो ये है कि हमारी सब्सिडी जो गंदम के ऊपर है वो उतनी ही की जाए जितनी गिलगित बल्तिस्तान की है, नंबर 1, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये लोग कहते हैं कि यहाँ से जाने वाला पानी बेतहाशा फसलों को सैराब करता है, तो उसके बावजूद गंदम अब डिज़र्व नहीं करते। ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना जस्ट या अनजस्ट है। दूसरी डिमांड वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो उतना ही चार्ज किया जाए जितना मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली की कॉस्ट है। यानी कि हमारे ख़ित्ते से बहते हुए पानी से जो बिजली बनती है, जितने की वो पड़ रही है हुकूमत को, उस लिहाज से हमें चार्ज किया जाए, ना कि ये हो कि हमारी ही जेब से पैसे निकाल के टैक्सेशन करके सब्सिडी दे के 2 रुपये का यूनिट ले के 18 और 20 रुपये का हमें बेचना शुरू कर दें। तो ये बिल्कुल एक ज़्यादती की सूरत हाल है। तीसरी डिमांड ये है कि एलीट सब्सिडी ख़त्म की जाए। हुकूमत के वज़ीरों को जो अयाशी करने के लिए लंबे लंबे प्रोटोकॉल के लिए आम लोगों के पैसे उन पर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 40 लोगों की काबीना बना रखी है, इसे ख़त्म करें। हैरानी ये होती है कि भाई जब आपके पास फिनांसेस नहीं हैं, जब आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, जब आपके पास फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इसके बाद ये 40-41 लोग क्या कर रहे हैं? जब वहाँ के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ मतलब भाई ये अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका काम यही है कि भाई सड़कें हैं कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, सीवर लाइन ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, स्कूल्स हैं कि नहीं हैं, बाजार सही से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बिजली सही से जा रही है कि नहीं जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। तो ये वो काम भी नहीं कर रहे और इनके हाथ में कुछ अख्तियार भी नहीं है। तो भाई आप सिर्फ बैठ के मुफ्तखोरी करने के लिए और अय्याशी करने के लिए बैठे हुए वहां पे कि 20 नौकर चाकर मिले हुए हैं, बढ़िया सलाम सर करके सुबह दरवाजा खोलता है कोई, बूट पॉलिश कोई और करता है, अच्छा खाना आप लोग खाते हैं, जनता जाए भाड़ में। तो फिर प्रोटोकॉल ये सारी चीजें किस लिए? जब आपके पास कोई काम ही नहीं है तो फिर आपको क्यों पैसे, मतलब आपके ऊपर बेसिकली कंट्रोल करने के लिए कि भाई सब देखते रहो कि कंट्रोल रहे सब, उसके लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं, अय्याशियां कराई जा रही हैं और तीनों पार्टी मिलकर कर रही हैं। अरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों, सोचो कि तुम्हारे साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। चौथी डिमांड ये है कि स्टूडेंट यूनियंस को अनबैन करें। अब आप इसकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ देखिए कि लोगों को मालूम है कि अगर ग्राउंड के ऊपर यूनियनाइजेशन तलबा की नहीं होगी तो वो अवेयरनेस नहीं आ सकती लोगों में पॉलिटिकल, क्योंकि ये जो ऊपर हुकूमत बनाई हुई है इसमें कितनी बैकबोन है ये आपको पता है। लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम तबाह हाल है, वहाँ पर कोई भी जो है वो बल्दियाती लेवल के ऊपर हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती होती तो हर डिस्ट्रिक्ट के मसले लोकली हल किए जाते, ना कि लोगों को लॉन्ग मार्च करने पड़ते मुजफ्फराबाद की तरफ और पुल से छलांगे मारनी पड़ती। इसके अलावा 5वां मुतालबा ये है कि कश्मीर बैंक जो है उसको स्केजुअल किया जाए। 6ठा मुतालबा ये है कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को इतना अफेक्टिव बनाया जाए जितना बाकी मुल्क के अंदर है, क्योंकि अगर आप वहाँ चले जाएँ तो जो सूरत हाल गिलगित के अंदर है, जो सूरत हाल बलूचिस्तान के कई अजला के अंदर है, जो सूरत हाल एक्सफाटा के अंदर है, वही यहाँ पे दिखाई देती है कि मोबाइल के सिग्नल मोस्टली जगहों पे गायब होते हैं और आपको लगता है कि आप गार की सैर करने के लिए आ गए हैं। हालांकि ये वो खित्ता है जो अरबों रुपए रेवेन्यू टूरिज़म से हर साल जनरेट करता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे मोबाइल सिग्नल भी आपको मुकम्मल नहीं मिलते। ठीक है। 7वां मुतालबा ये है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की
जो फ़ीस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि बाकी सारे पाकिस्तान से डबल है। इस वक्त वहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का जो टैक्स है वो 35% है। 35% आपको ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ती है प्रॉपर्टी के का जो रेशो है उससे। तो इसके बाद आप वहाँ पर क्या लैंड एक्वायर कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। बाकी पूरा पाकिस्तान प्लॉट बेच रहा है, जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी ट्रांसफ़र 35% और फ़ाइलों की ट्रांसफ़र उससे आधी। ये पॉलिसी की आप ज़रा डेप्थ देखिए। साथ साथ ये कि 8वां मुतालबा ये है कि अकाउंटेबिलिटी का जो ब्यूरो है उसको रिज्यूम किया जाए, रिफॉर्म किया जाए। एहतसाब ब्यूरो सिर्फ नाम का है, वहाँ पे जो वज़ीर आता है करप्शन करके भाग जाता है, कोई पूछ नहीं सकता उसको, इस्लामाबाद में जागीरें बना लेते हैं। लेकिन इसीलिए उसको पकड़ा नहीं जाता क्योंकि वहाँ अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम नहीं है। जो मुकदमा चलेगा वो तो वफाक ने चलाना है, और वो तो उन लोगों पे मुकदमा चलाएगी क्यों जो कि उनके ऑर्डर्स की तामील करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। जो हुकूमत वफाक में आती है वही चेहरा आपको हुकूमत का AJK की असम्बली के अंदर मिलता है, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर काम करवाने हैं तो वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दो ला के उसको। इसके बाद ये कि आखिरी मुतालबा उनका डिफॉरेस्टेशन का है, दरख्तों की कटाई जो कि इतने बड़े स्केल के ऊपर हो रही है यहाँ पर। उससे जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसके एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफीज़ उसका जो रिज़ल्ट हैं वो क्रिएट करेंगी, क्योंकि हर साल वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। वही दरख्त जो कि दरअसल आपकी एक डिफेंस लाइन होती है सैलाब को रोकने के लिए, जब वो डिफॉरेस्टेशन करके लैंड माफिया, टिम्बर माफिया बेचता रहेगा वहाँ पे, तो उसके बाद वो लोग कैसे इस तबाहकारी से बच सकते हैं। ये वो खित्ता है जहाँ पर 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो लाखों की तादाद में यहाँ पर आबादियाँ तबाह हो गई थी। आज तक वो मुकम्मल तौर पे कुछ जगहों से अपनी असल हालत में वापस नहीं आई, और अब भी वहाँ डिफॉरेस्टेशन जारी है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये 9 मुतालबात हैं इस एक्शन कमेटी के, जिसमें से मुझे तो एटलीस्ट एक भी ऐसा नहीं लगता जो कोई ऐसी अनरियलिस्टिक डिमांड हो जो हुकूमत पूरा ही नहीं कर सकती। ये जो डिफॉरेस्टेशन वाला मामला है ये बड़ा ही गंभीर मामला है। मुझे भी लगता है कि आप आए दिन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग ये जानते होंगे कि आए दिन वहाँ पर लैंडस्लाइड और इससे ना दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, और ये सैलाब आना, ये सारी चीज़ें, इसमें तो बचाव का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा ना आपको। और सोचिए इससे, और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? पाकिस्तानी फ़ौज। वो टिम्बर माफिया जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज का टट्टू है। वो पाकिस्तानी फ़ौज के इशारे पर वो जंगल के जंगल साफ कर रहे हैं, और उससे अरबों रुपए ये लोग बना रहे हैं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए बना रहे हैं, लकड़ियां बेच बेच कर, टिम्बर बेच बेच कर। और ये पाकिस्तानी फ़ौज करा रही है और कोई नहीं करा रहा। ये तल्ख हकीकत है, कुछ जगह खूबसूरत हैं और बड़ी टूरिस्टों के लिए, लेकिन ये है कि वहाँ पे फ़ौज कब्जा कर लेती है। ये भी एक पॉइंट है। इस वजह से कोई मतलब सिक्योरिटी इशू की वजह से करते होंगे ना, करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। देखें फौज का काम होता है बॉर्डर पे, यहाँ पे आप CMA चेक कर लें, पूरा फौज के अंडर है ये अस्पताल। जब हम जाते हैं हमसे सलूक कैसा किया जाता है वहाँ पे। चनासी है, ठीक है, एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है। अब इसी तरह रत्ती गली है, उधर भी ये कोई प्रोग्राम कर रहे हैं कि वहाँ से टूरिस्ट। पाकिस्तान आर्मी, जी पाकिस्तान आर्मी की, इनको करना नहीं चाहिए। उसे हम कब्जा नहीं, ये शायद हो सिक्योरिटी इशू की वजह से होगा। ये करते हैं सिक्योरिटी करते हैं, ये सामने चेक कर लें जी आप, ये चला यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी है, नीचे फौज है, ये CMA नीचे फौज है, यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी है? आबादी में नहीं होना चाहिए, आबादी से साइड पे होना, वो आबादी में है। कौन सी फौज है? ठीक है, चले, थोड़ी हैरत वाली बात है, और इस बात पे मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, और शायद ज़्यादा बात भी नहीं करना बेहतर, तो इसलिए इस बात पे हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। सोचिए, इसलिए वहां पर इन लोगों को रख रखा है कि बस देख रेख मैनेजर बना के रखा हुआ कि देखते रहो कि बाकी लोग आके रोके नहीं उसको। सोचिए, इसमें कोई आपसे मर्सिडीज़ गाड़ियाँ, इसमें कोई आपसे लीवाइस के सूट नहीं मांग रहा, इसमें से कोई आपसे रोल्स रॉयस नहीं मांग रहा। इसमें लोग गंदम की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। तो अगर इस स्टेज के ऊपर हमने ये भी नहीं सुननी और हमारा सारा इंटरेस्ट 2-3 शहरों की सियासत ही है इस वक्त भी, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाकी सारी पेरिफेरीज़ का जो हाल है यहाँ भी वही हो जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों को फ़ील हो कि अगर 1947-48 का एक मंसूबा जो पाकिस्तान के साथ मिल के इन्होंने एग्री किया, उसका उनको नुकसान नहीं, फ़ायदा हुआ है। अगर हमने उनको ये बताना है तो उसके लिए हमें वहाँ के लोगों को इंसानों की तरह ट्रीट भी करना चाहिए। साथ साथ ये कि बहुत से लोग मैंने देखा, वो जो सरदार इब्राहिम ख़ान और चौधरी ग़ुलाम अब्बास का जो मंसूबा था, कराची एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, जो कि 28 अप्रैल 1949 को हुआ,
उस पर भी तनकीद करते हैं कि क्यों ये वजह बनी कि कराची में उस वक्त 1949 में हमने सारे क्रूशल राइट्स जो स्पेशल स्टेटस के थे AJK के वो सरेंडर कर दिए, GB को पॉलिटिकल एजेंट के सामने सरेंडर कर दिया उस दौर में। उसके अलावा इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन भी हमारे हाथ से चली गई। तो वो लोग ये रिग्रेट इसीलिए कर रहे हैं कि उनको ये फ़ील हो रहा है कि हमने जो राइट सरेंडर किया था उससे हमारा स्पेशल स्टेटस ख़त्म हुआ है और हमारे पास कुछ भी नहीं रहा सिवाय इस रबर स्टैंप असम्बली के, जो कि हमें कुछ नहीं दे पा रही। तो अगर आपने लोगों के ये ग्रीवेंसेस ख़त्म करने हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये डिमांड्स जो हैं वो मीट की जाएंगी। जो लोग वायलेंस कर रहे हैं, चाहे वो आम लोग भी हैं, उन्हें भी कंडेम करना चाहिए, क्योंकि वायलेंस से कोई मसला हल नहीं होगा। अगर आप पुलिस वालों को हार्म करेंगे उससे भी मसला हल नहीं होगा। मसला यूनिफिकेशन से हल होगा जब सारे इत्तेहाद बना के इन मुतालबात को पुरअमन तरीके से जायज़ मुतालबे के तौर पर पेश करें। और साथ साथ ये कि हुकूमत भी इन लोगों से मुज़ाकरात करें, इनकी बात सुने। उसकी वजह है कि अगर आप वाकई समझते हैं कि ये पाकिस्तानी एंड दे डोंट बिलोंग टू एनी अदर स्टेट, तो फिर आपको इन्हें सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट नहीं करना, इन्हें सिटीजन्स की तरह ट्रीट करना है। और उसके लिए आपको इनके बच्चों का मुस्तकबिल, यहाँ पर पॉवर्टी एलिविएशन, इसके साथ साथ ये कि यहाँ पर जो गंदम का मसला है, बिजली का सबसे बुनियादी मसला है, इसको हल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर रिसोर्स वादी कश्मीर का है तो रिलीफ भी वादी कश्मीर के लिए होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। बड़ी गंभीर बातें सईद मुज़म्मिल ने कही, पॉइंट वाली बातें कही, हक वाली बातें कही। मैं सिर्फ इसमें इतना जोड़ना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग, अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो क्या आप लोग सोचिए, अपने आप से सवाल करिए कि जिसके तहत आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के आगे रिलीजन के नाम पर, बदले में पाकिस्तान ने आपको क्या दिया है कि 76 ईयर्स बाद आप लोगों को अपनी जानें दे रही हैं, आपके बच्चों की जानें गई हैं इसमें, आटे के लिए, बिजली के लिए और पानी के लिए, जो बेसिक है, नीड है किसी को जिंदा रहने के लिए। वो आपको जिंदा मार रहे हैं, भूखा मार रहे हैं वो आपको। अब ये आपको समझना है। अब आता हूं मैं इसको भारत के पर्सपेक्टिव से देखता हूं। मैं एज ए इंडियन जब मैं देखता हूं तो मुझे याद है हमारे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सपोर्टेड पत्थरबाजी, कत्लेआम, क्योस, आए दिन दुकानें शटर डाउन, आए दिन प्रदर्शन, आए दिन पत्थरबाजी, हर जुमे के शुक्रवार को पत्थरबाजी। हमने तो स्पेशल स्टेटस खत्म करके वहां पिछले 2 साल में $28 बिलियन दिए हैं। 28 बिलियन बजट में, पिछले 2 बजट में 28 बिलियन दिए हैं। अब वहां पर पत्थरबाजी नहीं होती। अब जो कुछ पाकिस्तानी टट्टू हैं वो आए दिन निर्दोषों को मारते हैं। किसी ड्राइवर को मार दिया, किसी गोलगप्पे वाले को मार दिया, किसी पुलिस वाले को मार दिया। जो कश्मीरी है उन्हीं को मार रहे हैं। आज वही सारी चीजें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में दिख रही हैं। पत्थर चल रहे हैं, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, लोग गुस्से में हैं। और गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि उनको हक नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही। समय का पहिया बड़ा बलवान है पाकिस्तानियों। जो काम आप लोगों ने हमारे यहां किया, हमारे जम्मू कश्मीर में किया, आज वो पलट के वही वेपन आपके यहां गिर गया है और अब आपके यहां ये काम स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे देखिए और बढ़ेगा। जो बच्चे मरे हैं वहां पर, जो लोग मरे हैं, उनके घर वाले तो नहीं भूलेंगे ना कि पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तान के लोगों ने मारा उन्हें, तो नहीं भूलेंगे। और अभी फिर से हमारे विदेश मंत्री ने बयान दे ही दिया कि पार्ट 2 फेज 2 स्टार्ट हो गया है और POK भारत का है और भारत में मिलेगा। तो देखते रहिए। मैं फिर कहता हूं, हमारा जो काम है ना वो बिल्कुल लीगल तरीके से हम करते हैं। हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं सोचते, पाकिस्तानियों की तरह नहीं करते कि हंगामा मचा दो, कत्लेआम करवा दो, ये करवाओ, वो करवाओ, आतंकवादी हमले करवा दो। ना ना ना, क्योंकि आपकी तरह हमें सिर्फ वहां की जमीन, वहां के रिसोर्सेज नहीं चाहिए। आपको वहां के कश्मीरी नहीं चाहिए, वरना अगर आपको वहां के कश्मीरी चाहिए होते तो 76 ईयर्स में बेचारों को आटे के लिए हंगामा नहीं करना पड़ता, बिजली के लिए हंगामा नहीं करना पड़ता, पानी के लिए हंगामा नहीं करना पड़ता। समझ रहे हैं? तो हम तो अपना हिस्सा लेंगे और कश्मीरी भी हमारे हैं, वो जमीन भी हमारी है। और जिस तरह से हमने अपने जम्मू कश्मीर के हमारे वाले पार्ट को हमने जिस तरह से डेवलप किया है पिछले 5 साल में,
और अगले 5 साल में जो वहां पर डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है पाकिस्तानी। और ये सब जब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वाले 4 किलोमीटर बॉर्डर दूर से देखते हैं तो उनके मन में दुख होता है कि वो काश कि हम इधर नहीं आए होते, इन पाकिस्तानियों के पास नहीं आए होते, इन पंजाबी पाकिस्तानियों के पास नहीं आए होते। ये है। दोस्तों आप बताएं वीडियो में आप कमेंट करके क्या कहना चाहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।